राधे राधे मैम। राधे राधे। चलो विदाउट एनी डिले क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत लैग कर रहा है सिलेबस। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो अमर जी। मैम इनर्शिया के ऊपर था मैम। डाउट रहा करे ना तो कई बच्चे पूछते भी हैं मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो अगर जेन्युइन डाउट है और बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो तुम भेज दिया करो व्हाट्सएप पे, ठीक है? मैं वहां पे भी रिप्लाई कर देती हूँ। चल विदाउट मैम एनी। मैम हाँ हमारी लास्ट क्लास सैटरडे हुई थी ना? हाँ सैटरडे को हुआ था बट उस टाइम हमने ऑप्टिक्स पढ़ा नहीं। देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन कि अगर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो फटाफट वो देख लेते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मान लो तुम्हारे पास कोई भी सरफेस है, जब उसमें कोई भी लाइट रे इंसिडेंट हुई, ठीक है? अब उसके बाद लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है किसी एंगल से, तो मान लो ये एंगल आई है, तुम्हारा ये एंगल आर है। एक्चुअली में एंगल ऑफ डेविएशन क्या है कि लाइट का जो एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, जो ये इंसिडेंट लाइट है, इसी को मैं आगे ऐसे बढ़ा दे, ठीक है? ये होना चाहिए था एक्चुअल पाथ, बट जो लाइट है वो डेविएट हो गई, यानी ये जो रे है ये इमरजेंट रे है, ये इमर्ज हो गई यहाँ से, है ना? बट एक्चुअल पाथ जो इंसिडेंट लाइट है वो ऐसे जानी चाहिए थी। तो इस वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। कि जो तुम्हारा लाइट की जो एक्चुअल पाथ होना चाहिए, यानी जो इंसिडेंट लाइट है मैं उसी को आगे डैश डैश करके बढ़ा दूं, ठीक है? और एक्चुअल जो पाथ जहां से लाइट इमर्ज हो गई, जो उसने एक्चुअली में ट्रेवल किया है, तो उन दोनों के बीच में कितना एंगल है उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफ दिस एंगल इज आई तो ये एंगल भी आई होगा। तो मैं ये नॉर्मल की बात कर रही हूँ, ठीक है? अब ये नॉर्मल से इस वाली लाइन में पूरा एंगल 180 डिग्री का बनेगा। तो देखो एंगल आर प्लस डेल प्लस एंगल आई, ये 180 डिग्री का होना चाहिए, सब एग्री करेंगे। एंगल आर और एंगल आई बराबर है, तो यहां से मैं इसको मान लेती हूँ, आर को भी आई लिख दें तो ये हो गया तुम्हारा प्लस 2i इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया तुम्हारा, 180 माइनस y। तो इससे तुम क्या निकाल सकते हो कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। अब तो एंगल ऑफ डेविएशन के एक दो क्वेश्चंस हैं तुम्हारे डीपीपी में, तो पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट रहने दो, क्वेश्चन नंबर सेकंड से सॉल्व कर। आ गया 120। 120। देखो ये वाला एंगल 30 हो गया, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे आई मिल चुका है। तो फॉर्मूला क्या है, 180 माइनस 60, तो 120 डिग्री, ठीक है? तीसरा करो, 80। 80। वेरी गुड। 180 माइनस 2i विच इज 50, तो इसका आंसर है 80 डिग्री। फोर्थ करो,
60 डिग्री। 60 डेविएशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, तो डेल की जगह 60 रख दो, इक्वल्स टू 180 माइनस 2i। तो ये कितना हो गया 120 इक्वल्स टू 2i, तो i इक्वल्स टू 60। वेरी गुड। फिफ्थ करिए। लाइक इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड ऑप्शन सी 90 डिग्री। वेरी गुड। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, मतलब कि 45 डिग्री का नॉर्मल एक्सटेंड करेंगे नॉर्मल के साथ। तो आई तुम्हें 45 मिल गया, तो 180 माइनस 90, तो आंसर इज 90 डिग्री। सिक्स करो। $60 meters, second option. वेरी एकदम सही। कैसे किया? सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान। कि एक टावर है, ठीक है, जिससे 60 मीटर की दूरी पर, मान लो ये 60 मीटर की दूरी है, यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है। यहाँ से जैसे ही क्या बोला है, द लाइट रे फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फॉलिंग एट द एज, तो ये एज होगा मिरर का। मान लो इस एज पे ये स्ट्राइक करेगी, सफर से डेविएशन ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का डेविएशन आया, तो पहले इंसिडेंस एंगल कितना हो जाएगा बोलो? डेविएशन से आई कितना आया? 45. 45 ठीक डिग्री। है, तो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, तो ये एंगल भी 45 का बन जाएगा। ठीक है, और ये तुम्हारे पास 60 मीटर, तो tan 45 का फॉर्मूला लगा दो, विच इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो तुम्हारे पास 45 1 हो गया, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस, तो बेस कितना है 60 मीटर, तो आंसर डी। सेवंथ करो। मैम 220 Plane mirrors are placed perpendicular to the each other. Incident two plane mirrors हैं, placed perpendicular to the each other। ठीक है, perpendicularly रखे हुए हैं। Light ray incident in the first mirror at the angle of 20 degree। तो incident हुई 20 degree से, find out the net deviation after the two reflections। ट्वेंटी डिग्री फ्रॉम द सरफेस, तो ये 20 डिग्री बना रही है इस सरफेस से, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? भाई 90 का होता है, तो ये 20 है, तो ये कितना हो गया 70। ये भी 70 का हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो यहाँ से मिल गया 180 माइनस 2i। 180 माइनस 2 आई कितना हो गया तुम्हारे पास
70, हो गया 40 डिग्री। L1 40, दूसरा निकालो। अभी यहाँ पे इंसिडेंट करेगी और फिर रिफ्लेक्ट यहाँ से ये कर जाएगी इंसिडेंट। एंगल और ये दोबारा 180 माइनस 2i, तो इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा? ये 70 है तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये वाला 20 हो गया है ना? यस ये वाला ये आई और आर निकालो, कितना बनेगा? ट्वेंटी। दिस एंगल इज 20, तो 180 माइनस 2i कितना हो गया? 180 माइनस 40, यहाँ से कितना आ गया? 140 डिग्री। तो ये 140 था और ये 40 था, तो दोनों डेविएशन टोटल कितने हो गए? del 1 प्लस del 2 180 डिग्री। तो योर आंसर इज 180 डिग्री। मैम ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझा देंगे? क्वेश्चन नंबर 9 करिए। 8 भी सिमिलर है इसलिए नहीं करेंगे। क्या कह रही हूँ? मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा समझा दें। कौन सा वाला बता दूं? ये लेट जानिए, हम एंगल ऑफ डेविएशन निकालना सीख रहे हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? 180 माइनस 2i। तो दैट मीन्स तुम्हें डेविएशन निकालने के लिए इंसिडेंट एंगल निकालना जरूरी है। तो इंसिडेंट एंगल बाय ज्योमेट्री तुम कैसे भी निकाल सकते हो। जैसे इसमें 20 डिग्री गिवन था कि सरफेस के साथ 20 डिग्री बनाएगा, तो इंसिडेंट एंगल 70 आ गया, तो हमने ये बना दिया। तो ये एंगल 20 डिग्री था। नेट डेविएशन पूछा, इसकी वजह से तुम्हारा एंगल आई और एंगल आर ये कितने निकल के आए? 20 डिग्री, क्योंकि ये एंगल क्या हो जाएगा? 70 का। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया तुम्हारे पास 140 और 40, तो दोनों ऐड कर दिया, दिस विल गिव यू 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 करो। मैंने 9th क्वेश्चन में 2 बार ही रिफ्लेक्ट हुई। फाइंड आउट टोटल डेविएशन। तो 2 बार होगी कि नहीं वो तुम एक बार देखो। ये इंसिडेंट एंगल है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो। तो नॉर्मल एंगल कितना हो गया तुम्हारे पास? 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री से यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, खुद ये 70 बना रहा है। ठीक है, ये फिर रिफ्लेक्ट हो गई, ये नॉर्मल है। तो दो दो डेविएशन आएंगे, एक तो डेविएशन del 1 यहाँ पे, del 2 यहाँ पे। del 1 निकालो पहले तो। 180 माइनस 140 है ना, तो ये तो हो गया 40 डिग्री। ठीक है, पहला डेविएशन 40 डिग्री। दूसरा निकालो, ये एंगल 70 है, तो ये एंगल कितना हो गया तुम्हारा? 30। और ये 70 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा? 100। हाँ, तो करो ऐसे, सॉल्व करो, मुझे बताओ फाइनल आंसर। मैम ये 20 नहीं होगा, 30 कैसे? 70 प्लस 20, सॉरी यस 20 होगा, आई एम सॉरी। 90 का फिर हो जो गया एंगल total। गिर है तो 70 वो प्लस 20 90 हो गया, तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। तो मतलब लाइट जो इंसिडेंट हो रही है, सुनो, अब मिरर पे जो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये कैसे इंसिडेंट हो रही है? 90 डिग्री से। नॉर्मली जब नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो लाइट अपना पाथ क्या कर लेती है? रिट्रेस। वेरी गुड, रिट्रेस कर लेती है ना। नॉर्मल, जब हमने पढ़ा था कि नॉर्मल पे लाइट इंसिडेंट होती है, तो जैसे आती है लाइट वैसे ही वापस चली जाती है। तो इसका डेविएशन कितना हो गया? तो टोटल डेविएशन तुम बता दो लाइट का कितना हो गया? ये इस पाथ से आई और इस पाथ से फिर वापस चली जाएगी। 180। टोटल डेविएशन हो जाएगा इसका 180। 180। 220 नहीं होगा मैम? कैसे? 180 प्लस 40 करोगे? यस मैम।
टोटल डेविएशन नहीं, 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि जैसे लाइट आएगी वैसे ही वापस चली गई। तो इंसिडेंट पहली बार कहाँ हुई थी? यहाँ पे 20 डिग्री पे। तो इस वाली का, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो यहाँ पे गई है, इसका इसका वो निकालोगे एंगल, तो कितना मिलेगा? 180 डिग्री। ठीक है, ऐड नहीं करना पड़ेगा, तो 180 डिग्री ही है। अब एक बार पहला वाला सवाल करो, कोशिश करो करने की। सॉल्व करने की कोशिश करो। दो प्लेन मिरर है, ठीक है, ऐसे दोनों मिरर्स के बीच में एंगल अल्फा दिया हुआ है। लाइट रे स्ट्राइकिंग द टू मिरर्स सक्सेसिवली सफर अ डेविएशन ऑफ 5 पाई बाय 6। डेविएशन दिया हुआ है, तो अल्फा निकालना है। जब ये दोनों मिरर के बाद का पूरा टोटल डेविएशन गिवन है 7 pi by 12. 5 पाई बाय, ऑप्शन ही नहीं है ये तो। 7 pi by 12. अच्छा, 7 पाई बाय 2, करेक्ट, 7 पाई बाय 2। क्या फॉर्मूला लगाया? डेविएशन इक्वल्स टू 360 माइनस 2 थीटा। 2 theta. तो ये देखो, ये फॉर्मूला होता है। अगर तुम कहो तो मैं ये ड्राइव करा दूं कि डेविएशन, जब भी दो मिरर्स अगर किसी एंगल पे रखे हों और तुम्हें टोटल डेविएशन गिवन है, ठीक है, तो उस मिरर का एंगल क्या है? सपोज यहाँ पे थीटा है, तो ये अल्फा मान, अल्फा गिवन है तो अल्फा, तो ये अल्फा है। डेविएशन तुम्हें गिवन है, तो यहाँ पे जब करोगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? अल्फा की। कैसे निकालोगे? सपोज करो कि कोई भी एक मिरर से यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करेगी, ये यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ से एक बार और रिफ्लेक्ट होगी, इस तरीके से। तो ये भी एंगल आई मान लो, इसको, दोनों सेम है, ये भी एंगल आई है और ये भी एंगल आई मान लो। इसको एंगल आर ले लो और इसको भी एंगल आर ले लो, ठीक है। और तुम्हारे पास ये वाला ट्राइंगल देखो, ए बी और सी ट्राइंगल, रिफ्लेक्शन। अब ये वाला कितना होगा तुम्हारे पास? 90 माइनस आई, और ये कितना हो जाएगा? ये एंगल आर है तो ये 90 माइनस आर, ठीक है, ये हो गया। अब मैं डेविएशन की बात करूं तो यहाँ पे पहला डेविएशन कितना मिलेगा तुम्हें? 180 माइनस 2i, और ये सेकंड डेविएशन देखो कितना मिलेगा? 180 माइनस 2r। ये मैंने एंगल आर माना है ना, तो दोनों सेम ही है, ये आर हो गया। अब एबीसी ट्राइंगल को एक काम करो, इसमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाओ और ये एंगल अल्फा निकालो यहाँ से, या एंगल आर निकालो, ये निकालो आर कितना आएगा ट्राइंगल एबीसी में। इसका डेविएशन देख लो एक बार, काम आ जाएगा। क्या है? ट्राइंगल एबीसी की बात कर रही हूँ। इस क्या है? 90 माइनस आर प्लस 90 माइनस आई प्लस अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ तक किसी को परेशानी? नो नो मैम। मैम। कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बचेगा यहाँ से? माइनस आई माइनस आर इक्वल्स टू माइनस, रुको, बस अल्फा इक्वल्स टू 0। यहाँ से एंगल आर निकाल लो,
आर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आर इक्वल्स टू माइनस अल्फा अल्फा माइनस प्लस आई। तो आर कितना हो गया, अल्फा माइनस आई। मैम ये देखो आर के इधर बाद मैम माइनस क्या आई कहेंगे, माइनस आर। मैम ये जो थर्ड लाइन में है माइनस आई माइनस आर, इसके आगे क्या है, इक्वल्स टू या फिर माइनस? अच्छा ये कुछ नहीं है, प्लस अल्फा। देखो 90 से फिर 90 कट गया, ये दोनों 180 को कट कर देंगे दोनों, माइनस आई बचा, यहाँ से माइनस आर, ये प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0। तो अभी क्या आया तुम्हारे पास, माइनस आर, यहाँ से आर की वैल्यू निकालो, यही आई अल्फा माइनस आई। यस मैम। ठीक है, आर की वैल्यू अल्फा माइनस आई आ गई तुम्हारे पास, वेरी गुड। अब इसके बाद टोटल डेविएशन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 180 माइनस 2i प्लस 180 माइनस 2r। अब यहाँ पे r की वैल्यू लिखो जो तुमने फाइंड करी है, r कितना है, अल्फा माइनस आई। टोटल डेविएशन निकालो कितना आ रहा है, ये हो गया 360 360 माइनस 2 अल्फा 60 माइनस 2i, ये कितना हो गया, माइनस 2 अल्फा प्लस, देखो ये 2i से ये 2i कैंसिल, तो क्या आया टोटल डेविएशन तुम्हारे पास, 360 माइनस 2 अल्फा, ये रहा 360 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 360 माइनस 2 अल्फा। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू प्लेन मिरर्स हैं, आपस में जो एंगल अल्फा बना रहे हैं, तो डेविएशन जो है सक्सेसफुली, मतलब टोटल डेविएशन गिवन है 5 पाई बाई 6, तो अल्फा निकल जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ से आया है। भाई जिसने पहले पढ़ रखा था उसे ये फॉर्मूला पता होगा, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि, भाई पहले पढ़ा हुआ था ना, यस मैम। क्लास में तो नहीं कराया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला 360 माइनस 2 अल्फा। अब देखो इससे जो तुमने अभी क्वेश्चन जो नॉर्मल जो तुमने क्वेश्चन करे हैं ना, एक सेकंड, जैसे कि ये वाला 360 माइनस 2i, ये वाला करना, पर नहीं इसमें इंसिडेंट रे कुछ अलग एंगल बनानी है ना। देखना इससे होगा क्या, 9th क्वेश्चन करना एक बार, 360 माइनस 240, सॉरी 70 हो गया, तो ये कितना हो गया, 360 माइनस 140। कितना आंसर आया यहाँ से, 220 यहाँ से तो ये 220 दे रहा है, के अकॉर्डिंग चले तो। मैम। वैसे भी तो इसमें 220 ही आना चाहिए अगर हम दोनों अगर एंगल 180 डेविएशन प्लस को ऐड करें। अगर 180 प्लस 40 करें तो भी 220 आ रहा है ना, यस मैम। और इस वाले फॉर्मूले से भी ये आ रहा है, तो आई थिंक फिर तो आंसर पे इसका 220 होना चाहिए, बिल्कुल। दोनों ऐड होंगे, ये पूरा रिट्रेस करके गई 180 डिग्री, प्लस दूसरा डेविएशन ये था 40, तो दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट फोर्थ आंसर, बिल्कुल चौथा आंसर बिल्कुल सही है इसका। तो देख लो, डायरेक्ट फॉर्मूले में भी यूज कर सकते हो जहां पे तुम्हें उसके बीच में एंगल्स गिवन हो, थीटा मिरर के बीच में, ठीक है। अब एक आता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट रोटेशन का, रोटेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, रोटेशन का क्या है, एक सेकंड में हेडिंग देख लीजिए, इफेक्ट ऑफ रोटेशन, हेडिंग है तुम्हारी, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन द प्लेन मिरर।
क्या है, अभी तो सिंपल तुम्हारे पास ये एक मिरर है, यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है, लाइट इंसिडेंट होगी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, ये एक एंगल तुम्हारे पास, सॉरी, बीच में नॉर्मल बना रहा है। मान लो इन दो जो एंगल है, दिस इज, अरे यार, दोनों के बीच में एंगल जो है, एंगल आई एंगल आर, ये है फाइव। उसके बाद तुमने क्या किया, जो प्लेन था, जो मिरर है, उसको तुमने थीटा से रोटेट कर दिया। जैसे कि ये तुम्हारा मिरर है, ये तुम्हारी एंगल, ये लाइट आई इंसिडेंट हुई, यहां से ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, ये तुम्हारा नॉर्मल था। मान लो ये एंगल था, क्या माने, फाइव मान लो, ये भी एंगल कितना है, फाइव। अब क्या करा, मैं क्या कहना चाहती हूँ, जो ये मिरर है तुम्हारा M1, इस मिरर को हम क्या कर रहे हैं, देखो मैं रोटेट कर रही हूँ, ये इस मिरर को रोटेट कर रही हूँ, ये मिरर मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। कितने एंगल से घुमा दिया, ये एंगल मैंने, मान लो ये मिरर M2 है, ये सेम मिरर है, बस रोटेट कर दिया। कितने एंगल से, थीटा के एंगल से। अब देखो, जब मैंने ये मिरर M2 ऐसे घुमाया, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो भी शिफ्ट हो जाएगा, है ना, जो इसके परपेंडिकुलर है वो भी शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका नॉर्मल कहाँ आएगा, शिफ्ट हो गया। तो अभी दूसरे से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं पेन से। नॉर्मल में कितना शिफ्ट होगा, ये नॉर्मल 1 है, तो इसका जो N2 आएगा, देखो यहाँ पे नॉर्मल 1 और नॉर्मल 2, इनके बीच में कितना एंगल का चेंज हो गया, वो बताओ मुझे। थीटा का ही चेंज आएगा, हाँ, ठीक है। थीटा का चेंज हो गया, क्योंकि मिरर चेंज हुआ थीटा से, तो उनका नॉर्मल भी थीटा से चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो आई और नए नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है, एंगल आई मुझे बताओ कितना है, 5 प्लस थीटा। थीटा प्लस 5। तो अभी इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, अगर मैं आई, रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से बन जाएगी, इसको पुरानी वाली को अगर आर बोलो 1 और इसको बोलो R2, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितनी हो गई भाई, 5 5 प्लस प्लस थीटा। थीटा, ठीक है, 5 प्लस थीटा हो गया दोनों। अब एक बार बताओ कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना शिफ्ट हो गई, देखो इंसिडेंट रे में तो कोई चेंज नहीं आया, अब रिफ्लेक्टेड रे कितना चेंज हुई, तो मुझे वो एंगल डेविएशन चाहिए कि कितना डेविएशन आया, मिरर को थीटा रोटेट कर रहे, तो कितना डेविएशन आया, थीटा का। कितना आया, आया पहले आई और आर, 5 प्लस 5 कितना था, 2 5 का था, ठीक है, दोनों में 5 प्लस 5 2 5। अब आई और आर के बीच में कितना है, देखो 2 5 प्लस 2 थीटा, आई और एंगल आर के बीच में डिफरेंस पहले 2 5 था, और अब हो गया 2 5 प्लस 2 थीटा। तो मुझे बताओ R1 और R2 के बीच में कितना चेंज आया होगा, R1 और थीटा R2 के का ही बीच आना में। चाहिए। देखो मैंने क्या कहा, जब इनिशियली था तो एंगल आई और एंगल आर का जो एंगल था टोटल, वो कितना था, 2 5, है ना। जब तुमने थीटा से रोटेट कर दिया तो आई और आर के बीच में कितना एंगल बना, 2 5 प्लस 2 थीटा। तो R1 और R2 जो ये एंगल शिफ्ट हुआ है, ये कितने से शिफ्ट हुआ होगा, 2 थीटा से, ठीक है। तो जो डेविएशन आया तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे में, वो कितना आया, डेविएशन इन रिफ्लेक्टेड रे 2 टाइम्स ऑफ थीटा, यानी जितने टाइम तुमने एंगल को रोटेट, मिरर को रोटेट किया। और रोटेशन कहाँ आई है, सेम सेंस में। सेम सेंस का क्या मतलब है, अगर तुमने मिरर को 9 जितने डिग्री से रोटेट किया है, उतनी डिग्री से ही तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगी, और सेम सेंस मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया है तो रिफ्लेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज में ही घूम जाएगी, ठीक है। तो कितना आया, 2 थीटा। यहाँ तक किसी को इस वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम है,
यस मैम। मैम मुझे समझ नहीं आया, N2 नॉर्मल N2 आपने निकाला उसके बाद। देखो N2 आ गया तुम्हारे पास 5। अब देखो जो एंगल आई और जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल 2, उनके बीच में कितना एंगल है? पहले 5 था, थीटा से और एक्सटेंड हो गया वो वाला नॉर्मल, तो अभी कितना एंगल हो गया? 5 प्लस थीटा। यस मैम। देखो ये इंसिडेंट रे है ना, तो पहले 5 एंगल था नॉर्मल 1 के साथ, ये नॉर्मल 1 के साथ, नॉर्मल 2 के साथ थीटा एंगल और एक्सटेंड हुआ, तो टोटल एंगल आई कितना हो गया? 5 प्लस थीटा। ऐसे ही तुम्हारा जो R2 है, ये N2 के साथ कितना एंगल बना रहा होगा? 5 प्लस थीटा। तो एंगल अगर इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे इनिशियली देखूं तो दोनों के बीच में एंगल था 2 5। बाद में जब देखा गया तो एंगल चेंज हो गया 2 5 प्लस 2 थीटा। तो कितने से चेंज हुआ रिफ्लेक्टेड रे? R1 से R2 जब पहुंची तो कितना चेंज आ गया? 2 थीटा का चेंज आ गया। ठीक है, तो ये डेल जो मैंने लिखा है 2 थीटा, ये 2 थीटा किस में चेंज है? ये चेंज है रिफ्लेक्टेड रे में। जो रिफ्लेक्टेड रे पहले 2 थीटा आगे थी, अब जब मिरर को तुमने थीटा से रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट हो गई। ठीक है, ट्वाइस। तो बस ये था इस मैम जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा कैसे हुई? नॉर्मल हुआ ना, थीटा तो नॉर्मल हुआ और नॉर्मल रिफ्लेक्टेड थीटा रे भी हुआ, थीटा हुई। 2 थीटा कैसे होगी? थीटा कैसे होगी? टोटल 2 थीटा का चेंज आया ना, तो एक थीटा नॉर्मल के बीच में चेंज आया एंड थीटा रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। थीटा नॉर्मल के बीच में चेंज आया और थीटा तुम कह रही हो? नहीं नहीं, देखो नॉर्मल तो ऐसे चेंज हुआ है कि मिरर चेंज हुआ तो साथ साथ उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई नॉर्मल की, क्योंकि वो परपेंडिकुलर था। तो इनिशियल नॉर्मल से जो फाइनल नॉर्मल चेंज हुआ वो थीटा हो गया। अब रिफ्लेक्टेड रे में कितना चेंज हो गया? तुम्हारा टोटल डेविएशन कितना आया? 2 थीटा आ गया, आई से लेके आर तक के बीच में वो कितना आया? 2 थीटा। यस। सही रहेगा और सेम सेंस में घूमेगी, तो ये थीटा जो है रिफ्लेक्टेड रे का है, ये याद रखो। डेविएशन ऑफ रिफ्लेक्टेड कितना आया? 2 थीटा। क्या नहीं आएगा? एक इसके क्वेश्चन भी हैं। R1 है क्या R2? R1 और R2 के बीच में जो एंगल चेंज हुआ है उनके बीच का एंगल, R1 से R2 के बीच का एंगल डेविएशन। देखो क्या परेशानी है। यही था इसमें समझाने के लिए, इस सेम सेंस में रोटेट हो जाएगी। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये एक बार ये क्वेश्चंस देख लो। जैसे कि क्वेश्चन 11, मिरर को कितना रोटेट करे कि लाइट रिट्रेस कर ले अपने पाथ को? देखो रिफ्लेक्टेड, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, मैम 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखो 40 डिग्री से तो पूरा तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी। मिरर कितना हो जाएगा फिर? उसका आधा, तुम्हारा 2 ये 20 आई और आर के बीच में एंगल कितना है? 40 डिग्री का। अब मैं क्या चाहती हूँ? लाइट रिट्रेस कर जाए, इसका मतलब ये वाली रे कितना घुमा दूं? पूरा 40 डिग्री का घुमा दूं, है ना? तो एंगल कितना घूमेगा? अगर इसको रिफ्लेक्टेड रे को मैंने 40 घुमाया, मिरर कितना घूमता है? उसका आधा, 20। आइस ऑफ थीटा ऑफ मिरर, ये किया था। तो रिफ्लेक्टेड रे अगर 40 डिग्री से घुमाई तो ये मिरर कितना हो जाएगा? 20 डिग्री।
मैम मैं अब 40 क्लॉकवाइज डिग्री पे घुमाओगे घूमूंगा। कि एंटी क्लॉकवाइज? मैम एंटी घूमेगा ना? वेरी। मैम मैं 40 डिग्री क्यों घूमा? 40 डिग्री कौन घूमी? रिफ्लेक्टेड रे 40 क्यों घूमी है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि आपको लाइट को रिट्रेस कराना है अपने पाथ से, ठीक है। अब उसको तुम रिट्रेस कराओगी तो कैसे रिट्रेस कराओगी? नॉर्मल पे जाके पड़ेगा ना कि ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तुम्हारा अगर एंगल थीटा घूमेगा तो तुम्हारी जो लाइट है वो नॉर्मल पे आ जाए। तुम क्या चाहती हो कि Yes. लाइट जो है इस मिरर को घुमाने के बाद जो उसका नॉर्मल है उस पे फॉल हो जाए, है ना। तो नॉर्मल शिफ्ट होगा, तो नॉर्मल शिफ्ट कराना है तुम्हें, और तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पे जानी चाहिए। तो कितने से कराऊं मैं उसको? 40 डिग्री से, ठीक है। तो जिससे तुम्हारा नॉर्मल और तुम्हारे इंसिडेंट रे क्लॉकवाइज सेम आ जाए। एंटी क्लॉकवाइज कैसे? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा ना, इस तरीके से। अगर इंसिडेंट रे को कांस्टेंट रखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी मिरर इस तरीके से घूम जाएगा, तरीके से 20 डिग्री घूम गया। अब इंसिडेंट रे तो तुम्हारी यही रहेगी। अगर मैं ये रब कर देती हूँ, ये बस मिरर देख लो इस तरीके से। तो अभी तुम्हारा क्या, ये नॉर्मल भी चेंज हो जाएगा। तो ये नॉर्मल कहाँ आ जाएगा? शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा कहीं। और ये रिफ्लेक्टेड रे तुम क्या चाहोगे कि जो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे थी ये इस नॉर्मल पे चली जाए यहाँ पे, तभी वो अपने पाथ को रिट्रेस कर पाएगी। देखो, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना था? 20 डिग्री। तो अब मैं कितना उसको रोटेट कर दूंगी? 40 डिग्री से कर दूंगी कि वो नॉर्मल से वापस होके चली जाए लाइट। तो मिरर को कितना घुमाना पड़ेगा? 20 डिग्री एंटी क्लॉक, इस तरीके से। तो इसमें तुम्हारे पास 2-3 क्वेश्चंस और हैं रिफ्लेक्टेड मिरर के रोटेशन के, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12। सेवनटीन तक है। ये डीपी भी तुम्हें मिल जाएगी, इसके 5-6 क्वेश्चन हैं, एक बार इन्हें घर से ट्राई कर लेना, ठीक है भाई। ये तुम्हारा होमवर्क है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ मिरर्स। लेकिन मिरर पे बहुत टाइम वेस्ट कर देते। रिलेशन बिटवीन velocity of object and velocity of image। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से सुन लेना। देखो, सपोज करो तुम्हारे पास ये कोई मिरर है। अब इस मिरर के पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखो यहाँ पे अगर सपोज करो बन रही है। अगर ये यहाँ से x टाइम्स दूर है तो इमेज भी जो इसकी बनेगी वो भी इससे x डिस्टेंस ही दूर बनेगी। यस मैम। तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लो, ये इमेज का डिस्टेंस मान लो, xo और xi। अब देखो, अब क्या कह रही हूँ कि वह जो ऑब्जेक्ट है ना वो मूव कर रहा है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट का है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो सिमिलरली इसके भी होना चाहिए, dx नॉट अपॉन। यस मैम। वो इमेज के भी होगी रेट ऑफ चेंज। पर अगर डिस्टेंस की, अगर मैं अब वेक्टर्स की बात करूं, डायरेक्शन की बात करूं, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है यानी पॉजिटिव आई कैप, बट तुम्हारी इमेज कहाँ मूव करेगी? देखो, नेगेटिव आई कैप में, माइनस है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, यानी इमेज इधर मूव करेगी।
तो अब इनके लिए मैं क्या करती हूँ कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारी इमेज है वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट के क्या है, माइनस में। वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। पर ये कब है, जब तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट मिरर के कैसे चल रहा है, परपेंडिकुलर पे, ठीक है, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है ना, ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से आ रहा है। इस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज किस तरीके से रिलेट कर रही है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या, अभी तो इस केस में तुम्हारे में जो मिरर था ये रेस्ट पे था, केस 1। अब क्या करते हैं, अगर हो सकता है तुम्हारा जो मिरर है इसमें भी मोशन आ जाए, तो कैसे करेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, जो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है और ऑब्जेक्ट है, ये किसके रिस्पेक्ट में लिखी है हमने, किसके, ये डिस्टेंस जो मैंने डिस्टेंस उसमें आनी थी, ये डिस्टेंस मैंने कहाँ से रेफरेंस लिया था, मिरर से, है ना। मिरर। इमेज का भी जो डिस्टेंस है ये भी मिरर से लिया है। तो ये जो वेलोसिटीज हैं दीज आर आल्सो इन विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो दोनों ये किसके रिस्पेक्ट में है, मिरर के रिस्पेक्ट में। अगर अब आगे क्या होगा, अगर मिरर भी क्या करे, मूव करने लगे, मिरर के पास भी वेलोसिटी आ जाए, तो मिरर दो तरीके से जा सकता है, या तो इस डायरेक्शन में घूमेगा या फिर इस तरीके से जाएगा। हाँ हेलो मैम, बोलो। एक बार दोबारा रिपीट कर दो मैम, किसी क्या का कर कॉल दूं? आ गया। मैम रिपीट कर दो, कॉल आ गया था किसी का। ठीक है, देखो क्या है, हम लोग अभी कर रहे हैं वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट की चेंज होगी तो इमेज की वेलोसिटी किस तरीके से चेंज होगी, है ना। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से सेम रहता है। तो अब वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज होगी, सिमिलरली इमेज की पोजीशन भी बराबर चेंज होगी, बट उनमें डिफरेंस रहेगा डायरेक्शन का, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है उसके पास, तो इमेज भी उसके मिरर के पास जाएगी, तो डिस्टेंस रिड्यूस होगी, बट मुझे डायरेक्शंस भी लगानी है। तो मैंने जब डायरेक्शन लगाई तो इमेज की जो वेलोसिटी थी वो माइनस हो गई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। वहीं पे अब मैंने जो ये डिस्टेंस लिया था ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर लिया था, तो जो ये वेलोसिटी है ये भी किसके रिस्पेक्ट में लेंगे हम लोग, मिरर के रिस्पेक्ट में। मिरर। तो अब अगला केस क्या है, अगर तुम्हारा मिरर भी मोशन में है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, आई कैप प्लस एक्स एक्सिस में भी और माइनस एक्स एक्सिस में। ओके, तो डायरेक्शंस तुम्हें जरूर लगानी है, बिना डायरेक्शंस के करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, मान लो वेलोसिटी v नॉट से, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वेलोसिटी vm से। मैं अभी डायरेक्शन नहीं लिखूंगी, मैं जनरल फॉर्मूला लिख रही हूँ। तो वेलोसिटी अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror equals to minus of velocity of object with respect to mirror। यानी ये कैसा फॉर्मूला है, रिलेटिव वेलोसिटी का हो गया, है ना। अब रिलेटिव वेलोसिटी लिखोगे यानी इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में लिखनी है। तो क्या लिखूंगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा है तुमने, मिरर के रिस्पेक्ट में। ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो बस मैंने इसको आगे एक्सपेंड कर दिया, vo माइनस vm। अब आगे जब तुम vm की वैल्यू लिखोगे तो हमेशा याद रखना विद डायरेक्शंस लिखनी है। अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो vm तुम लिखोगे प्लस आई कैप, सॉरी नेगेटिव आई कैप, और अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो तुम लिखोगे पॉजिटिव जे कैप। तो विद डायरेक्शंस तुम्हें यहाँ पे काम करना है। तो ये हो गई तुम्हारी वेलोसिटीज का रिलेशन। आगे भी सॉल्व कर सकते हो, क्या रिलेशन आएगा वेलोसिटी ऑफ आई में, माइनस vm इक्वल्स टू माइनस v नॉट प्लस vm। तो vi किसके बराबर हो गया, माइनस v नॉट प्लस ट्वाइस ऑफ vm। ये तुम्हारा रिलेशन है। अब देखो ये कौन सी वेलोसिटी है, इमेज की, इमेज ऑब्जेक्ट
मिरर सबकी वेलोसिटी देखो, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, मिरर खुद इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो अब खुद परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो दीज आर ऑल द परपेंडिकुलर वेलोसिटीज, ठीक है। ये कैसी है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है सारी, ठीक है। अब अगर देखो दूसरा केस क्या लेते हैं, अगर ये तुम्हारा मिरर है, मिरर है, अब अगर मैं कहती हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो मुझे बताओ उसकी इमेज किस वेलोसिटी से मूव करेगी। ये इमेज है, देखो डिस्टेंस तो इनके बीच में कांस्टेंट ही रहने वाला है, डिस्टेंस में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है ना, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इनकी वेलोसिटीज में भी कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो जब भी ऑब्जेक्ट पैरेलल मूव करेगा, है ना, ऑब्जेक्ट पैरेलल मूव करेगा, रिस्पेक्ट में किस ले रहे हैं, मिरर के, तो आपके इमेज की वेलोसिटी में नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इमेज। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्योंकि इसमें डायरेक्शंस भी चेंज नहीं है ना, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, डिस्टेंस भी वाई डायरेक्शन में चेंज हो रही है, एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। अब देखो अगर क्या करें, अब मिरर को मूव करा दें, अगर मिरर को मूव कराओ पैरेलल में, मिरर को पैरेलल मूव कराने का क्या मतलब है, मिरर इस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी v डैश से मूव कर रहा है सपोज करो, तो मिरर अगर v डैश से ऊपर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और तुम्हारी वेलोसिटी ऐसे मूव कर रही है, तो मुझे बताओ क्या कोई डिफरेंस है, वो v डैश से ऊपर मूव कर रहा है और ये ऐसे मूव कर रहा है, तो जब भी तुम्हारा मिरर पैरेलली मूव करेगा तो तुम्हारे इमेज की वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैम क्यों, अगर मिरर ज्यादा तेज मूव कर रहा हो एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, देन अगर मिरर ज्यादा तेज मूव कर रहा होगा तो मैम इमेज भी तो मूव करेगी साथ। देखो इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है, वो आगे चलता जाएगा तो ऑब्जेक्ट जिस तरीके से चल रहा होगा इमेज उसी तरीके से चलेगी। इस केस में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है मिरर से इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की बात करो, अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखो और मिरर की वेलोसिटी देखो, तो मिरर की वेलोसिटी सॉरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अभी मिरर पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, अगर वो आगे चला जाएगा तो मिरर खत्म हो जाएगा, इमेज बननी स्टॉप हो जाएगी, है ना, तो इमेज नहीं बनेगी। पर जो बात वेलोसिटी की है इसमें वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा पैरेलल डायरेक्शन, ठीक है। ओके तो यहाँ Yes, पर तुम्हारे पास एक बहुत सारे सवाल हैं इस टॉपिक के, तो बहुत क्वेश्चंस हैं, वी हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा बेसिक से कराएं क्या, अच्छा चलो, ये मिरर है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड मूव कर रहा है, वेलोसिटी फाइंड करो इमेज की। एंगल दे रखा है। हाँ आई जे कैप में बताओ, वेक्टर में बताओ, मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए। -10 i कैप प्लस 10 j कैप। वेरी गुड। देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देखो, लिखो यहाँ पे 10 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस 10 sin 60 डिग्री जे कैप, ये आया। तो cos 60 कितना हो गया तुम्हारे पास 1/2
आई कैप प्लस 10 साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2 जे कैप। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई 5 आई कैप प्लस 5 √3 जे कैप। तो जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी होगी ये तो इस डायरेक्शन में आ रही है और ये हो होगी गई मैम। ये हो गई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पैरेलल। ये सॉरी हाँ ये हो गई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी परपेंडिकुलर। तो हमने देखा था जो परपेंडिकुलर वाले में थे उसमें क्या चेंज हो जाता है हमारे पास साइन चेंज हो जाता है। तो इमेज क्या हो जाएगी -5 आई कैप, जबकि जो पैरेलल वाली है वो एज इट इज रहेगी विच इज 5 जे √3। जे इसमें कोई चेंज ठीक है। अब एक काम करो मिरर को भी मूव करा दो, मिरर को यहाँ पर मूव करा दो तुम 5 मीटर पर सेकेंड। अब निकालो। बाकी बताइए। हम 5 आई कैप की जगह 10 -10 आई आई कैप आएगा। प्लस 5 आई कैप -5 √3 जे कैप। सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या लिखा था वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror equals to minus of velocity of object with respect to mirror. Velocity of image minus velocity of mirror. मैम ये उल्टा नहीं लिखा हो? क्या इमेज की नेगेटिव नहीं होती? और तो एक ही बात है। वो तो साइन चेंज हो जाएंगे, वो तो सेम ही है, उसमें इतना डिफरेंस नहीं आएगा। सेम आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा भाई। तो नहीं आएगी। वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी तो नेगेटिव है तुम्हारे मेरे ऑब्जेक्ट पे, यही आएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। यही तो कराया है। करो अब वैल्यूज रख दो इसमें। मिरर पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है? आई कैप में नेगेटिव नेगेटिव आई कैप में जा रहा है। क्या लिखेंगे 5 नेगेटिव आई कैप प्लस टू माइनस V0। V0 कितना है हमारे पास आ गया ये रहा। तो देखो जे कैप को तो लिखने का फायदा ही नहीं क्योंकि जे कैप तो सेम ही रहने वाली है, तो सिर्फ आई कैप लिख लेती हूँ विच इज 5 आई कैप। तो 5 आई कैप में ये कहा जा रहा है पॉजिटिव की तरफ। मैं लिख देती हूँ 5 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है -5 आई कैप। सॉल्व कर लो आगे, हो गया क्वेश्चन। तो VI प्लस 5 इक्वल्स टू -5 प्लस 5 कितना हो गया 10 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो गई -10 और ये +5 वहां जाके कितना हो जाएगा -5 आई कैप। ये प्लस माइनस का देख लेना, माइनस माइनस ये प्लस, ठीक है +5। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमारी प्लस एक्सेस की तरफ है तो हमने +5 आई कैप लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 5 10
माइनस का साइन वो माइनस हो जाएगा, तो -15 क्या पा रहा है। और जे कैप में कितनी रहेगी 5√3 जे कैप। टेन कैसे आया तुम लोगों का? 10 कैप भी आ रहा है क्या? 10 कैसे आएगा? नहीं मैम 10 यही तो आ नहीं रहा है। आ डायरेक्शंस के साथ लिखो। आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में कोई परेशानी किसी को? क्वेश्चन नंबर 2 करो। ये मिरर है, मिरर तुम्हारा मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से किसी डायरेक्शन में, एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, एंगल बना रहा है कितना 60 डिग्री। वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करो कितना आएगा। एंगल 30 डिग्री बना रहा है मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर को अलग अलग करके लिख लो। देखो मिरर के कंपोनेंट्स हो जाएंगे तुम्हारे पास 5 cos 30 माइनस आई कैप। मिरर की वेलोसिटी का जे कैप में कोई लेना देना है ही नहीं। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना हो गया 5 cos 30 डिग्री यानी 3/2 माइनस आई कैप, है ना। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लो कितना हो गया 10 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस 10 sin 60 डिग्री जे कैप। n/2 यानी ये हो गया 5 आई कैप, ये हो जाएगा प्लस 5√3 जे कैप। तो इमेज की वेलोसिटी जे कैप में तो यही रहने वाली है 5√3। तुम्हें निकालनी है एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में निकालो। फॉर्मूला क्या था वेलोसिटी ऑफ इमेज का? ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ये देखो यहाँ पे मिरर का दूसरा कंपोनेंट नहीं लेना। ये फॉर्मूला लगाओ, वेलोसिटी ये -v0 प्लस 2vm। मिरर का दूसरा कंपोनेंट नहीं लेना। मिरर का दूसरा कंपोनेंट जो कि वाला जे कैप में है, देखो उसका कोई फायदा ही नहीं है ना हमें, क्योंकि जो वेलोसिटी थी वो इंडिपेंडेंट थी। पैरेलल वाली में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के पैरेलल वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा। तो पैरेलल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कितनी है 5√3,
तो जब इमेज की लिखोगे तो इमेज का भी जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो ऑब्जेक्ट के से ही रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर लिखोगे तो ये है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये आई कैप में प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज जे कैप, तो जे कैप में यही होने वाला है 5√3 जे कैप। अब आई में इसमें निकालो आई कैप, तो यहाँ से -5√3 आई कैप -5 आई कैप। हाँ, तो अभी देखो तुम्हें यहाँ से क्या पता चला कि मिरर का अगर कोई पैरेलल कंपोनेंट है तो इमेज पे कोई काम नहीं कर रहा। इस केस में कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट का पैरेलल कंपोनेंट लेना है। अब यहाँ पे तुम्हें चाहिए इमेज का आई कंपोनेंट, तो कैसे निकालोगे? ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर की वेलोसिटी देखो कहाँ पे है, माइनस में, तो ये क्या हो गया? अच्छा √3/2 है ना, ये 5√3/2, ठीक है 5√3/2 माइनस में है तो माइनस लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट का क्या है, आ गया 5 आई क्या, तो कैसे लिखोगे? अच्छा 2 सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -5 कॉमन ले लो, क्या बचा? 1 + √3 आई क्या, तो इमेज वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ गई? -5 1 + √3 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। ध्यान से देखो, कोई कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो। मैम एक बार से पहले वाला क्वेश्चन दिखाना जो हम कर रहे थे। देखो ठीक है मैम। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हो ना, VI वाला। PM किधर है? नेगेटिव में, तो यहाँ -5 लिखो, -V0। V0 कहाँ पे है? पॉजिटिव में, तो V0 कितना था? 5, -10 -5, तो देखो -15 आई कैप आ गया, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और जो ये कह रहे थे ना कि VOM = -VM, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें डायरेक्शंस लेनी आनी चाहिए बस। ओके मैम। तो मिरर की वेलोसिटी नहीं लेनी है पैरेलल वाली, ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लोगे पैरेलल वाली, मिरर से कोई फायदा नहीं। हाँ भाई, और आगे बढ़ू? यस एनर्जी डाउन क्यों लग रही है तुम लोगों की? चलो क्वेश्चन नंबर 30 थर्ड करो, थर्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर दो। देखो इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, सारे इसमें सारे कंपोनेंट्स हमने ले लिए हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करो बस। मिरर जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पे रखा हुआ है, एक ही मिरर है बस, ठीक है, ये मिरर एक ही है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज।
इधर कोई नहीं घूम रहा, सिर्फ ये चल रहा है ऑब्जेक्ट। याद रखना, दिस इज 60, दिस इज ऑल्सो 60, बस हिंट दे रही हूँ, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। बताओ क्या आंसर है। माइनस हाँ -5। आई जे कैप में निकालो ना, कंपोनेंट्स करो। ये जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो भी हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही होगी ना, तो वेलोसिटी जो इमेज ऑब्जेक्ट के हैं उसकी कंपोनेंट्स करो पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के। ये मिरर है तुम्हारा, ये वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ये एंगल मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बनाएगा ना, तो इसकी कंपोनेंट्स करो। वाह, यस मैम हो गया। वो कंपोनेंट हो गए, tan cos 60 डिग्री आई कैप में प्लस tan sin 60 डिग्री तुम्हारा जे कैप में, तो ये हो गया 10/2 आई कैप प्लस 10√3/2 जे कैप। ऑब्जेक्ट आया 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। तो ये तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। इमेज की वेलोसिटी तुम्हें अच्छी से लिखनी आती है कि ये वाला कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर होगा, है ना, तो ये हो जाएगा -5i, जे कैप एज इट इज रहने वाला है विच इज 5√3 जे कैप। ये तुम्हारी इमेज की वेलोसिटी। नंबर 3 था ये। इसमें क्या दिक्कत थी? ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट लिखिए। ऑब्जेक्ट की कंपोनेंट करें ना, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में जब देखोगे तो इसके एंगल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ना, ये ऐसे आ रहा है और तुम्हारा जो मिरर है ये ऐसे टिल्टेड है, मिरर ऐसे टिल्टेड है और ये ऐसे आ रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स है वो भी तो लिए जाएंगे, एक्स एक्सिस में क्या होगा और आई एक्सिस में क्या होगा। इस वजह से अगर मिरर स्ट्रेट था तो एज इट इज आ जाते। अब यहाँ पे इमेज भी 60 पे ही होगी ना। हाँ देखो, वो परपेंडिकुलर था ना जब हमने लिया, तो ये परपेंडिकुलर था ये एंगल्स, तो सिंपल आ गए। अभी ये मिरर को जब तुमने कंपोनेंट कर दिए तो अब इसके कंपोनेंट भी तो करो कि कुछ कंपोनेंट पैरेलल होगा, कुछ कंपोनेंट इसके पैरेलल होंगे, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, ये होमवर्क क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना, इससे और कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन सारे इलस्ट्रेशंस ये बीएम शर्मा से ली गई हैं, अगर तुमने इस इतनी कर ली तो उससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि
इससे ज्यादा सवाल बन पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये होमवर्क है, पर ट्राई जरूर करना। क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? ये मिरर रखा हुआ है जो कि 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है जो कि 10√2 वेलोसिटी से चल रहा है और एंगल बना रहा है 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो खुद 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक है, मिरर 5 मीटर से मूव कर रहा है, और पी पी क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है जो खुद 10 मीटर पर सेकंड से मूव करना है। तुम्हें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मिरर के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पर तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स के कंपोनेंट लगने के कॉन्सेप्ट लगने। अगर वेक्टर आता है तो बहुत आसानी से कर लोगे, बहुत आराम से। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल दो नॉर्मल। उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो बी आई माइनस बी हो जाएगा, बी आई ओ। जे कैप में कोई चेंज ही नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आई कैप में आएगा। करके देख लोगे इसको? एक और क्वेश्चन देती हूँ, चलो होमवर्क क्वेश्चन, 2 होमवर्क हो जाएंगे तुम्हारे। एक तो ये जरूर ट्राई करना, नहीं होता है तो हम लोग अगली क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी जरूर करना। ये तुम्हारा मिरर है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ दोबारा 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब की बार मिरर को मूव करा रहे हैं। ठीक है, ये मिरर है, ये मिरर मूव कर रहा है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड से। तो अब की बार मिरर की वेलोसिटी इसके कंपोनेंट हो जाएंगे। जैसे पहले पुराने वाले इस क्वेश्चन में आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स करे हैं, अब की बार देखो मिरर की वेलोसिटी के कंपोनेंट हो जाएंगे। तो तुम्हें फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? यहाँ पे। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ये सारी वैरायटी के क्वेश्चन हो चुके हैं तुम्हारे। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मुझे पता है तुम लोग पीपीटी में तो ढूंढने नहीं बैठोगे। अभी इनका स्क्रीनशॉट ले लो। दीज 2 तुम्हारे होमवर्क हो। ठीक है, और नहीं होते तो कल हम लोग पक्का इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं डीपीपी भी सेंड कर दूंगी भाई, ग्रुप में डीपीपी भी सॉल्व कर लेना, रोटेशन वाली। ठीक है, ओके। ओके मैम। ओके हाँ। कोई भी परेशानी हो हम क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे डाउट्स, तो डोंट वरी। मैम बोलो बोलो। मैम मेजर टेस्ट के लिए पीवाईक्यूज नहीं करेंगे चैप्टर के? इस वाले चैप्टर नहीं, 11th के कुछ चैप्टर के, जैसे पहले मेजर टेस्ट में किया था।
तुम्हारा स्टार्ट कराना है। पर सिलेबस थोड़ा सा हम लोग लैग कर रहे हैं, एक बार मैं सिलेबस कैच कर लूँ उसके बाद जरूर करेंगे, ठीक है। जरूर करेंगे, टेंशन